everyone, welcome to the channel Chemistry by Simran Khosla, where we have entered into our class number 5 of non-aqueous solvents. And the topic of discussion of this video will be liquid sulfur dioxide. लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक नॉन एक्वस सॉल्वेंट है। इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं, क्या प्रॉपर्टीज है, कैसे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है, we are going to see a whole in this video. We will be discussing about the advantages and disadvantages of the solvent as well. So let me just share the screen with you all, and here we are. Yeah, so this is non-aqueous solvents part number 5. And the topic of discussion will be liquid sulfur dioxide. जैसे लिक्विड अमोनिया हमने पढ़ा था, उसमें देखा था कि कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया जाता है, वैसे ये लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड का देखेंगे। सो सल्फर डाइऑक्साइड में कोई भी प्रोटॉन नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज द एग्जांपल ऑफ नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट। जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि -10 डिग्री सेल्सियस से -75.5 डिग्री सेल्सियस की रेंज ये शो करती है कि ये लिक्विड रेंज तो वाइड है, बट लो टेम्परेचर पे हैंडलिंग करनी पड़ेगी। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना कम है कि ये कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए तो एक सॉल्वेंट अच्छा हो सकता है, बट आयनिक कंपाउंड्स के लिए नहीं अच्छा है, क्योंकि आयनिक के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू हाई चाहिए होती है। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करें ये सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर की, तो सल्फर डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है और ये गैस फॉर्म में होती है। हाँ, इसको हम लिक्विफाई कर सकते हैं, जैसे H2SO4 के ट्रेसेस से पास H2SO4 से पास करवा दे अगर, है ना, पासिंग द गैस टू H2SO4 ताकि SO3 बाहर निकल जाए, या फिर हम क्या कर सकते हैं P2O5 से रिमूव कर सकते हैं, P2O5 से पास करवा सकते हैं ताकि जो भी इसमें वाटर के ट्रेसेस हैं वो खत्म हो जाए, वो रिमूव हो जाए। तो सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, गैसियस फॉर्म में इस तरीके से होती है। मोर ओवर हम इसको क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। आगे देखिए सॉल्युबिलिटीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस की जो मैंने अभी स्ट्रक्चर दिखाई है वो कौन सी है, एंगुलर है कि बेंट है, देन यू विल बी सेइंग दैट दिस इज एंगुलर। ओके, सोल्युबिलिटी में आप ध्यान रखेंगे Mi is greater than Mbr and Mbr is greater than MCl greater than Mf। तो Mi की सोल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा है, आयोडाइड्स की सोल्युबिलिटी क्या है आपके पास, ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे एक और जो आप याद रख सकते हैं वो ये है कि जो यूनिनेगेटिव आयंस होते हैं, क्या होते हैं, यूनिनेगेटिव आयंस, फॉर एग्जांपल ClO4 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, BF4 नेगेटिव, ये सारे के सारे जनरली सोल्यूबल होते हैं SO2। ठीक है, जबकि अगर आप पोली नेगेटिव आयंस की बात करें या मल्टी नेगेटिव आयंस की बात करें, जैसे कि SO4 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, S2 नेगेटिव या O2 नेगेटिव, वो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड में इनसोल्यूबल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे हम अमोनिया में पढ़ते थे कि अमोनिया में एल्कली मेटल्स बहुत अच्छे से प्रिजर्व की जा सकती हैं, लेकिन हम क्या देखेंगे कि मेटल्स को सल्फर डाइऑक्साइड में प्रिजर्व नहीं किया जा सकता क्योंकि ये यहाँ पे इनसॉल्युबल होती है, जबकि अमोनिया में हमें पता है कि वो वेपराइजेशन से आसानी से बाहर निकल जाती है। Then we are going to see what is the ionization, that is self-ionization of SO2. SO2 can ionize to give SO2 positive and SO3 to negative. Again, जो भी स्पीशी सल्फर डाइऑक्साइड में जाके SO2 पॉजिटिव देगी वो हमारे पास एसिड कहलाएगी, जो हमारे पास SO3 नेगेटिव देगी वो हमारे पास बेस कहलाएगी। ठीक है, अब जैसे हम रिएक्शंस कुछ पढ़ेंगे, SOCl2 किसमें दे सकता है, SOCl2 टूटेगा SO2 पॉजिटिव प्लस 2Cl नेगेटिव में, मतलब ये एसिड की तरह काम कर रहा है बिकॉज इट इज गिविंग द कैटायन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट। SOBr2 किसमें टूट रहा है, SO2 पॉजिटिव प्लस 2Br नेगेटिव में, मतलब इट इज गिविंग द कैटायन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सॉल्वेंट। इट इज गिविंग 2CS positive plus SO3 negative. SO3 negative is the anion characteristic. That is why it is acting as a base. So if we see the neutralization reaction, we can see that SOCl2 is the acid, this is base. So this is combiningly giving us CaCl and SO2.
If we see this SO3 to negative SO, it will give SO2 and NCH3 4, and here we will be having chlorine, right? We will be having chlorine. Okay, यहाँ पे आपके पास क्या बन जाएगा 2KHCl plus SO2. If you want to balance it out, you can. क्या ही है इसमें, तो 2SO2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब चलते हैं आगे। देखो एम्फोटेरिक बिहेवियर Zn2 पॉजिटिव Al3 पॉजिटिव आयंस के जरिए शो किया जाता है। तो अगर हम इसकी रिएक्शन पढ़े 2AlCl3 plus 3K2S3, मैं सिर्फ बैलेंस करके डायरेक्ट लिख रही हूँ, याद ही हो गई अब तो। ठीक है, ये मिलकर क्या देगा Al2SO3 थ्राइस प्लस 6KCl। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इनसोल्यूबल होता है। ये बेस है, बेस के साथ ये कैसे एक्ट कर रहा है, एसिड की तरह काम कर रहा है। बट अगर आप, ये क्या बना है हमारे पास, सल्फेट की सल्फाइड, यस इट इज सल्फाइड। याद रखना SO3 टू नेगेटिव जो होता है वो क्या होता है, सल्फाइड। तो अगर आप इस सल्फाइड को यहाँ पे K2SO3 के साथ ही ट्रीट करवा देते हो तो आपको क्या नजर आएगा, क्या नजर आएगा कि ये एक कॉम्प्लेक्स बना देता है विच इज सोल्यूबल, विच इज सोल्यूबल। तो रिएक्शन करते करते आपको नजर आया कि सबसे पहले कुछ इनसोल्यूबल चीज बनी, लेकिन अगर हमने उसी को सल्फाइड के साथ ट्रीट करवा दिया देन वी आर गेटिंग सोल्यूबल। ठीक है, वी आर गेटिंग सोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स, की प्रेसिपिटेट जो है वो सोल्यूबलाइज हो जाएंगे। ये सारी की सारी रिएक्शन बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर है, किससे, जब हम AlOH थ्राइस का एम्फोटेरिक बिहेवियर पढ़ा करते थे। मैंने आपको पीछे वाली वीडियो में भी ये सिखाया था और यहाँ पे भी बता रही हूँ कि AlOH थ्राइस इन वाटर। ठीक है, अगर आप AlCl3 लें, यहाँ पे भी आपके पास Al3 पॉजिटिव फॉर्म में है, NaOH के साथ मिलके ये क्या बना रहा है, AlOH थ्राइस प्लस NaCl। अगर आप AlOH थ्राइस को ज्यादा एल्कली में से पास करवाते हैं तो आपके पास बन जाता है सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स, जो कि ये शो करेगा कि आपसे सबसे पहले AlOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट बने थे, अब ये प्रेसिपिटेट क्या हो गए, सोल्यूबल हो गए, यानी कि सोल्यूबलाइज हो गए। अब आपको दिखेगा कि PPT डिसॉल्व कर चुके हैं। तो इसकी नेचर बिल्कुल उसी तरीके से सिमिलर है। अब हम करेंगे सोल्वोलिटिक रिएक्शन, जिसमें सोलवेंट जो है वो टूटता है, क्या बनेगा NH4 ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज बियर करेगा ना, NH4 पॉजिटिव, तो इसके साथ आप एनाइन लगा दीजिए, बैलेंसिंग आप कर सकते हो। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आप एटाइन लगा दीजिए CO2 पॉजिटिव, क्योंकि आपको पता है CH3 नेगेटिव होता है। ठीक है जी, तो अगर आप CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O इसी को देखते हो तो ये एक इक्विलिब्रियम में रहता है SO2 के साथ, और साथ में CH3 C डबल बॉन्ड O, और ऐसे कंबाइन कर रखा होता है, और साथ में क्या होता है आपके पास ऑक्सीजन। तो आपको क्या याद रखना है, सोल्वोलिटिक रिएक्शन में सोलवेंट जो है वो टूटता है। ठीक है, अब हमें कुछ रिएक्शंस डायरेक्टली याद करनी है क्योंकि इनके प्रोडक्ट्स आपसे डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। ये देखो PCl5 इसमें टूटेगा POCl3 प्लस SOCl2। PBr5 किसमें टूटेगा POBr3 प्लस SOBr2। मतलब काफी सिमिलर सी रिएक्शन है। UCl6 किसमें टूटेगा UO2Cl2 प्लस SOCl2। ठीक है, ACl5 ASOCl3 प्लस SOCl2। WCl6 WOCl4 प्लस SOCl2। I know you people will be saying कि मैम इसमें क्या है, ये तो हमें याद करनी पड़ेगी। Yes, you have to learn it dear students। ये याद करना पड़ेगा, हाँ एक दो बार तो जैसे मैं नहीं कहूंगी, झूठ है ये, 3-4 बार आपको रीड करना पड़ेगा तब जाके ये पल्ले पड़ती है। आई हैव ऑल्सो डन द मेहनत ऑन दिस, तो आप भी मेहनत कीजिए। ठीक है, ओके। सो जिंक C2H5 ट्वाइस, तो ZnSO3 प्लस C2H5 ट्वाइस SO। ये थोड़ी सी हटके है, बाकी तो फिर भी याद हो रही थी। यहाँ पे याद करो SO3 और यहाँ पे C2H5 ट्वाइस SO। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो है वो सारे की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट जैसे ही हैं, तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी, बस आपको सिर्फ और सिर्फ डबल डिस्प्लेसमेंट करवा के एक के प्रेसिपिटेट बना देने हैं। मोस्टली आपके पास प्रेसिपिटेट बनेंगे, जैसे PbSO4 डबल डिस्प्लेसमेंट करवा देगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास ALI3 तो नहीं बनाता वैसे, ओके मैंने आपको बताया था शायद, नहीं बताया था।
NaCl जो है वो लिक्विड SO2 में प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, जो कि नॉर्मल पानी में डिसॉल्व होता है, ठीक है, बट SO2 में ये प्रेसिपिटेट बनाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी तो आपकी सारी की सारी डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो रही है, और इसमें कुछ भी बड़ा नहीं है, ये हम पढ़ते ही हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है AB प्लस CD जब बनाता है AC प्लस BD, ठीक है, तो इस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है। आगे चलते हैं। आगे है कि thionyl derivatives can be easily prepared in liquid SO2 by the action of thionyl chloride. thionyl chloride SOCl2 है, बहुत अच्छा रिएजेंट है, और इन्होंने क्या बोला है कि आप thionyl derivatives को बना सकते हो लैब में। क्या बना सकते हो? लैब में बना सकते हो। कैसे बनाओगे? Ag और Cl के कौन से पीपीटी बनते हैं? वाइट पीपीटी बनते हैं, ये सेपरेट आउट हो जाएगा। SO2 पॉजिटिव होता है, तो SO2 पॉजिटिव को साथ में बैलेंस करवाने के लिए CH3COO2 नेगेटिव लगा दीजिए, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? थायोनाइल एसीटेट। वैसे ही KiSOCl2 के साथ मिलकर क्या बना देगा? KCl के पीपीटी, और साथ में क्या आ जाएगा? SOI2। Then NH4SCN. You just need to play with the double displacement reaction, students. Nothing else, nothing else. और कुछ नहीं है, ठीक है। ये देखो सिर्फ और सिर्फ आयंस का रिप्लेसमेंट कर रही हूँ, SOSCN वैलेंसीज के साथ खेल रही हूँ। आई नो NH4 के ऊपर पॉजिटिव है, Cl के ऊपर नेगेटिव है, बस इस तरीके से। अब हम करते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस। Ki plus I2 forms Ki3, RBI plus I2 forms RBI3, CDI2 plus Ki forms, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, K2CDI4, ठीक है। फिर अगर आप बात करते हैं, जैसे CD के केस में याद कर लिया, जिंक कैडमियम मरकरी एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है, तो इसकी अगले की भी रिएक्शन सेम सी होगी, K2HgI4। क्या मुश्किल है ये? नहीं, ये देखने में लग रहा है इतनी सारी रिएक्शन, लेकिन है कुछ नहीं है। आई बात समझ? ओके। अब ऑर्गेनिक रिएक्शंस करते हैं। ऑर्गेनिक रिएक्शंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सल्फर, लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में कोवलेंट कंपाउंड्स डिसॉल्व हो जाते हैं, तो इसलिए ये ऑर्गेनिक रिएक्शंस करवाने के लिए काफी हेल्पफुल होता है। जैसे एक H रिमूव करवाया और उसकी जगह हमने SO3H बना लगा दिया, ठीक है, ऐसे अगले वाले में भी हमने ऐसे ही करना है, C6H5SO3H, और पीछे क्या बचा आपके पास? HCl, क्योंकि यहाँ पे Cl था। ये आपके पास इस पूरी पूरी रिंग के साथ TC5H11 C6H5 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? HCl, ठीक है। आपके पास आगे क्या है? दो रिंग्स जोड़ दीजिए, C6H5CO C6H6, तो इसको कैसे जोड़ोगे? C6H5CO C6H5 प्लस HCl। अच्छा, इसका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? रिमेम्बर? स्टाइरीन। गए? स्टाइरीन नहीं, ये लिख लो, स्टाइरीन। स्टाइरीन जो है वो Br2 क्या होगा यहाँ पे? विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाएगा स्टूडेंट्स, नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्रोमीन, यहाँ पे भी क्या आएगा? ब्रोमीन, ठीक है। ये क्या होता है? ये तो सब जानते हैं भाई, फिनोल। पैरा डेरिवेटिव बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे OH, और इधर क्या आ जाएगा आपके पास? ब्रोमीन, और जो एक हाइड्रोजन आपने निकाली होगी वो आ जाएगा HBr। तो ये मेन चीज देखनी है। अब आता है हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये मैंने डायरेक्टली लिख रखे हैं, इसको आप डायरेक्टली याद कर लेना। NaI.4SO2, Ki.4SO2, Li.2SO2, ये किसी के साथ दो लगते हैं, किसी के साथ चार लगते हैं, बट सल्फर डाइऑक्साइड ऐसे ही डायरेक्टली जुड़ जाना, उसी को हम क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है जी। रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन स्टूडेंट्स वो होते हैं जिनमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होनी है। तो Ki और SbCl5 मिलके क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? रेडॉक्स है स्टूडेंट्स, तो ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा K3SbCl6, ठीक है, K3SbCl6 साथ में SbCl3 प्लस आयोडीन, ठीक है। गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना आपके पास, आप यहाँ पे लिख लीजिए, जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है, सॉरी लिक्विड नहीं, गैसियस, ठीक है, गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो आपके पास रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों की तरह काम करता है, ठीक है, दोनों की तरह काम करता है जो गैसियस सल्फर डाइऑक्साइड है। अब जो खुद रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग की तरह काम कर रहा है, जाहिर सी बात है वो रेडॉक्स रिएक्शन तो करवा नहीं सकता फिर अपने आप में, है ना। पर जो लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड है उसका ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग करेक्टर एज सच प्रोमिनेंट देखा नहीं गया है, इसलिए इसकी बहुत अच्छी यूटिलिटी है कि हम इसमें रेडॉक्स रिएक्शंस को करवा सकते हैं। जैसे अगली रिएक्शन FeCl2 KCl और I2 दे रही है, तो ये हमें दिख रहा है कि एक में हमारे पास
ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक में हमारे पास रिडक्शन हो रहा है। और जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन इकट्ठा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है जी, तो रिएक्शन हुई कंप्लीट। अब आप इसके 6 पॉइंट्स देखिए कि सल्फर डाइऑक्साइड को यूज करने के फायदे क्या। पहला तो ये कि इसका बॉइलिंग पॉइंट लो है, इस वजह से इसका इवेपोरेशन आसानी से हो जाता है। और इवेपोरेशन आसानी करने से क्या हो जाता है, इवेपोरेशन आसानी करने से क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर से इसको निकालना आसान है। लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से इसका इवेपोरेशन आसानी से हो जाता है और इसको रिएक्शन मिक्सचर से रिमूव किया जा सकता है। आसानी से इवेपोरेट हो गया तो आप मिक्सचर से निकाल लोगे, ठीक है। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो जल्दी निकल जाता है। इट हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, इस वजह से हमें लो टेम्परेचर पे रिएक्शंस करनी पड़ती है। लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। लिक्विड SO2 इनर्ट सॉल्वेंट है, वो हमने देख लिया कि ज्यादातर किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। और अनयूजुअल सॉल्वेटिंग पावर शो कर रहा है क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट बहुत कम है। कोवलेंट कंपाउंड्स को तो करता ही करता है, कुछ आयनिक भी इसमें डिसॉल्व हो जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, जैसे मैंने Mi NBr ये सब एक्सप्लेन किया, ठीक है। कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए ये ज्यादा अच्छा माना जाता है, जैसे हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। और अगर आपको पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को प्यूरिफाई करना है देन आप लिक्विड SO2 को इम्प्लॉय करते हैं। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज यूज्ड एज अ डाइल्यूएंट फॉर द सुपर एसिड मीडियम HSO3F SPF5। डाइल्यूएंट क्या होता है, डाइल्यूट करना, तो ये सुपर एसिड है हमारे पास, क्या, HSO3 SPF5, HSO3F SPF5, ये क्या है, सुपर एसिड। तो इसके लिए एक डाइल्यूएंट की तरह काम करता है, जो कि फर्दर इसकी विस्कोसिटी को कम करने का काम करता है। जैसे सुपर एसिड जो है HSO3F SPF5 वो एक विस्कस होता है, तो उसकी विस्कोसिटी को कम करता है विदाउट अफेक्टिंग इट्स एसिडिटी, उसकी एसिडिटी को बिना खराब किए। आई नो बहुत सारी चीजें थी आज के लेक्चर में जो आपको लगा होगा कि यार ये लर्न करने वाली है, बट ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स, जब आप 3-4 बार इन्हीं नोट्स को देख लोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम देने जाएंगे तब 4 ऑप्शंस में से तो देख के याद आ ही जाएगा। और मोर ओवर ये रिएक्शन अगर आपको सब्जेक्टिव के लिए भी अपियर करना होगा तो डेफिनेटली उसमें भी कोई इतनी बड़ी बात है नहीं है कि याद हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। इसी के साथ हमारा नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स का पोर्शन जो है वो खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय, टेक केयर।